I'm going to tell you about NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और किसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ स्पेक्ट्रस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले NMR स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की 3 टर्म्स हैं। न्यूक्लियर मीन्स कि इसका ताल्लुक एटम के न्यूक्लियस से है। हमें पता है एटम का न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बेसिकली हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलता है, देयर आर सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट मेनली हम लोग अभी तक यही कंसिडर करते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस से कंसर्न करता है। देन मैग्नेटिक, हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी एटम का अफेक्ट देते हैं, किसी भी एटम का बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का हो सकता है। एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस बेसिकली एक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रेजोनेंस नहीं है, बल्कि यहाँ रेजोनेंस का मतलब कि जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। NMR बेसिकली दिस इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR क्या होती है, बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जो केमिस्ट यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए। मतलब ये किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करती है दूसरी टेक्निक्स के साथ अगर यूज़ करें। नॉर्मली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट ही यूज़ करते हैं ये टेक्निक, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन NMR है वो कार्बन NMR है, कार्बन 13 NMR है और प्रोटॉन NMR है। और हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोटॉन से और कार्बन से मिलके बनते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए। बट ये अकेली टेक्निक से स्ट्रक्चर नहीं बता सकती किसी भी कंपाउंड का, ये दूसरी टेक्निक्स के साथ मिलके हमें स्ट्रक्चर बताती है, जिस तरह यूवी IR वगैरह के साथ मिलके। यूवी हमें बेसिकली कंसंट्रेशन बताता है किसी भी चीज़ की, कि किसी भी सैंपल में किसी स्पेसिफिक चीज़ की, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है। देन IR हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड NMR हमें एटम्स के इन्वायरमेंट के बेस पे हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देन हम कहते हैं कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल यूज़ करता है, मतलब इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सैंपल को हार्म नहीं करता, सैंपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सैंपल हमारा सेफ रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ऐसी दो करेक्टरिस्टिक है जो किसी भी कंपाउंड में हो तो वो NMR एक्टिव होता है। पहली करेक्टरिस्टिक यह है कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। हम लोग कहेंगे उससे कि ये NMR एक्टिव कंपाउंड है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड होने चाहिए, वो कंपाउंड हमारे पास NMR एक्टिव होंगे। जिस तरह फास्फोरस होता है, इसके भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो NMR एक्टिव होते हैं, ऑड होते हैं, सच से ये NMR एक्टिव है। इस तरह प्रोटॉन है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1 जो कि ऑड है। जैसे ये NMR एक्टिव है, इस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे कंपाउंड NMR एक्टिव हैं क्योंकि इनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो NMR इनएक्टिव कंपाउंड। जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो NMR इनएक्टिव है बिकॉज इसका इवन एटॉमिक मास है। जिस तरह इसका एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो दोनों इवन है, इसलिए हम कहते हैं कि NMR इनएक्टिव सब्सटेंस है। जैसे कार्बन 12, यस, कार्बन एक्टिव भी है इनएक्टिव भी है, ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से कि कार्बन के हमें पता है 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका जो कार्बन 13 है वो ऑड होता है, उसमें ऑड एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है, इस वजह से वो NMR एक्टिव होता है। लेकिन जो कार्बन 12 है वो इवन होता है, इसलिए वो NMR इनएक्टिव होता है। इसके अलावा कंपाउंड जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर 0 ना हो वो NMR एक्टिव है। मतलब 0 के अलावा, मतलब +1/2 या -1/2 स्पिन क्वांटम नंबर हो वो NMR एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो तो वो कंपाउंड NMR एक्टिव नहीं होते, वो कंपाउंड NMR इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है कि हमारे पास किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, तो उसके लिए कुछ बैकग्राउंड आप कह लें कि ये पता होना ज़रूरी है। कहते हैं कि एटम इटसेल्फ एक टिनी बार मैग्नेट के तौर पे काम करता है, मतलब एटम की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है।
किस तरह से होती है कि हमें पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अपने शेल्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन रिवॉल्व करने के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहे हैं और न्यूक्लियस के गिर्द भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मतलब ये दो मोशन शो करते हैं, एक सर्कुलेटरी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास करंट पैदा होता है। हम लोग कहते हैं कि करंट की क्या डेफिनेशन है, करंट इज द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस पे अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग कहते हैं इसी तरह प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन मूव नहीं करते बट वो स्पिन ज़रूर करते हैं अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। जब प्रोटॉन स्पिन करेंगे तो प्रोटॉन्स की स्पिनिंग की वजह से भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक एटम भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेस में देखें एटम को, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ना एटम के, अब ऑब्वियसली हम लोगों ने ये बात कही है कि एटम जो है वो टिग्नी बार मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है, तो फिर एटम के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, ठीक है। अब जब हम लोग उससे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर है, मतलब कि किसी हम लोगों ने फील्ड में नहीं रखा, तो तब तक जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि रैंडम मोशन में होंगे, मतलब रैंडम होंगे, कोई उनकी स्पेसिफिक अलाइनमेंट नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग किसी भी एटम को किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलाइनमेंट शो करेंगे। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थे तो उनकी कोई अलाइनमेंट नहीं थी, वो रैंडम थे। लेकिन जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कुछ जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे और कुछ जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं कि अल्फा स्पिन है, और वो लो एनर्जी स्टेट होती है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग होती है, यानी सेम होती है, ठीक है। तो वो अल्फा स्पिन या लो एनर्जी स्टेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा स्पिन, कि जब मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगी तो हम कहते हैं कि ये बीटा स्पिन है या लो एनर्जी स्टेट स्पिन है। सो ये हमारे पास है दो स्पिन है, एक अल्फा स्पिन और एक बीटा स्पिन, जब हम किसी भी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब हम जिस तरह ये देखें, ये जब मैग्नेटिक फील्ड, ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रैंडम मोशन में है या रैंडम है मैग्नेटिक मोमेंट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो पोजीशन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा, उससे हम लोग कहते हैं अल्फा स्पिन, जैसे लो एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, या ये ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट है, ऐसे बीटा स्पिन कहते हैं। और इन दोनों स्टेट्स के दरमियान एक स्पेसिफिक अमाउंट का एनर्जी डिफरेंस होता है। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास होगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उतना ज़्यादा ये एनर्जी डिफरेंस होगा, और जितनी वीक फील्ड होगी ये डिफरेंस उतना ज़्यादा कम होगा। बेसिकली यहाँ बी नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि अब हम लोगों ने जिस तरह किया कि जब किसी भी प्रोटॉन को या किसी भी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किया तो दो हमारे पास स्टेट्स आ गई, एक अल्फा स्पिन स्टेट आ गई और एक बीटा स्पिन स्टेट आ गई। अब एनएमआर हम लोग मतलब किसी भी एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से पता चलेगा या एनएमआर वर्क किस तरह से करती है वो देखते हैं कि जब हम लोग अब इसमें एक लाइट फॉल करवाएंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाएंगे इस एटम के ऊपर। अब कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें जो लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग एटम के ऊपर फॉल करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो अल्फा स्पिन में जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे।
जिस तरह से अब हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल एनर्जी डिफरेंस है अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन के दरमियान 125 किलो जूल पर मोल। ये मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट को अल्फा से बीटा में जाने के लिए 125 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। तो जब हम लोग एनर्जी फॉल करवाएंगे तो हम 125 किलो जूल की ही एनर्जी फॉल करवाएंगे, तब रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस बेसिकली इसे कहते हैं कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैचिंग को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। कि अगर हम अब एक मैग्नेटिक मोमेंट को 125 किलो जूल एनर्जी ज़रूरत है, लेकिन हम फॉल 120 करवा रहे हैं, तो रेजोनेंस नहीं होगी और मैग्नेटिक मोमेंट्स अपर स्टेट में नहीं जाएंगी। जब वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगी तो हमारे पास कोई सिग्नल ऑब्जर्व नहीं होगा। सो जब हम 125 की फ्रीक्वेंसी फॉल करवाएंगे या 125 की एनर्जी फॉल करवाएंगे तो रेजोनेंस होगी। मतलब जब फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेगी तो हम लोग उसे कहते हैं रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होगी तो वो जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक्साइट करेंगे और एक्साइट करके अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और जब वो डी एक्साइट होंगे तो जितनी उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी वो एमिट करेंगे। और एमिट जो एमिटर्स हैं बेसिकली वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी स्पेक्ट्रम में। तो आगे देखते हैं किस तरह से स्पेक्ट्रा होता है। ओके, इसमें हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे उतना ज़्यादा जो एनर्जी डिफरेंस यानी अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और ये एनर्जी डिफरेंस किसकी इक्वल होता है? डेल्टा ई इक्वल्स टू गैमा एच बाई 2 पाई इंटू बी। इसमें गैमा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से होंगे। मतलब कि क्योंकि कुछ न्यूक्लियस है उनमें शील्डिंग डी शील्डिंग का फैक्टर भी आ जाता है, तो हर न्यूक्लियस का अलग से मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट है वो अलग होगा। तो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है बेसिकली ये मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है। देन हमारे पास एच ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। बाकी पाई की वैल्यू भी आपको पता है कांस्टेंट होती है 3.14 होती है। एंड बी क्या होती है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। ऐसा यूनिट टेस्ला है बट हम अपनी आसानी के लिए इसे गाज में लेते हैं और 1 टेस्ला बेसिकली 10,000 गाज के इक्वल होता है। आगे हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को में कौन कौन से मेन जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले इसमें एक स्टेबल मैग्नेट होता है, जो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अपने एटम्स को ताकि वो अलाइंड हो जाए अल्फा और बीटा स्पिन में। तो हमारे पास एक स्टेबल मैग्नेट होता है, जिस तरह से ये एक स्टेबल मैग्नेट है। और साथ में हम कहेंगे कि इसमें आरएफ ट्रांसमीटर है, जिससे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज एटम पे फॉल करवा सकते हैं। देन ये हमारे पास एक क्यूविट है या सिंपल ट्यूब है, जिसमें हम लोग सैंपल को रखेंगे। देन डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और फाइनली रिकॉर्डर पे हमारा स्पेक्ट्रम आ जाएगा, जिससे हम लोग एनालाइज करके अपना स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है हमारे पास के रेजोनेंस। वी हैव कंसीडर्ड द रेजोनेंस ऑफ नेट प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हम लोगों ने सिर्फ सिंपल पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स किस तरह मतलब फ्लिप करेंगे बीटा स्पिन की तरफ। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक एटम में, कि प्रोटॉन अकेला तो नहीं होता, उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाई है 25 किलो जूल, तो आधी जो है जो आधी एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पे यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि कुछ अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन्स भी शो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी स्पिन होती है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आधी जो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग कर रहे हैं। देन जब वो न्यूक्लियस तक पहुंचेगी वो एज इट इज 25 जूल नहीं होगी, बल्कि वो रिड्यूस हो जाएगी, 20 किलो जूल हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की शील्ड की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास जो अफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही
ही फील्ड है जो न्यूक्लियस तक पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियस की या प्रोटॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने रेजोनेट करवाना है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड अफेक्टिव होगी वो वही होगी, ठीक है। पर हमारे पास अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम लोग शील्डिंग में से माइनस करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़ाया हो गई है, ठीक है, उसमें से ज़ाया हुई है उसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोगों ने फॉल करवाई 25 किलो जूल, टोटल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो 25 किलो जूल पर मोल थी। तो अब 5 किलो जूल इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइज कर लिया, यानी शील्डिंग हो गई 5 किलो जूल। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 25 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी न्यूक्लियस तक जो पहुंची है जो अफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो गई, सिर्फ 20 किलो जूल पर मोल हो गई। सो ये इस तरह से। अब हम लोग मीथेनॉल की एग्जांपल लेते हैं। अब मीथेनॉल में कितने तरह के, 4 प्रोटॉन है टोटल। इसमें ये जो प्रोटॉन्स हैं मिथाइल प्रोटॉन मोर शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, बल्कि ये लेस शील्डेड प्रोटॉन है। इसकी वजह ये है, ये लेस शील्डेड इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इस वजह से ये लेस शील्डेड है और ये लोअर फील्ड पे रेजोनेट कर जाएगा, जबकि ये प्रोटॉन्स हैं इन पर ये ऑक्सीजन का असर कम है, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से और ये एक बॉन्ड का डिस्टेंस है, इस वजह से ये ज़्यादा शील्डेड होंगे और हायर फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास अब ये है मीथेनॉल का स्पेक्ट्रम है कि ये हमारे पास जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं वो अप फील्ड होंगे, इस तरफ जो होते हैं राइट साइड पे वो अप फील्ड जो पीक होती है अप फील्ड प्रोटॉन की पीक वो शो करते हैं, और लेफ्ट साइड पे डाउन फील्ड की जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो डाउन फील्ड होते हैं, यानी लेस एनर्जी पे रेजोनेट कर जाते हैं, कम एनर्जी उन्हें ज़रूरत होती है रेजोनेट करवाने के लिए। अब ये हम लोगों ने कहा कि शील्डेड प्रोटॉन है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा। सो जो पहला सिग्नल है वो इन तीनों प्रोटॉन्स का आया है, और जितने भी प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट के होंगे उन सारे प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा। देन वी हैव ये OH वाला प्रोटॉन है जिसकी ये दूसरी वाली पीक आई है, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा डाउन फील्ड है क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लिया। तो आगे देखते हैं केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ NMR एब्जॉर्प्शन अराइजिंग फ्रॉम शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, मतलब शील्डिंग या डी शील्डिंग की वजह से NMR एब्जॉर्प्शन कम होता है। जिस तरह हम लोगों ने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा तो ज़्यादा डी शील्डिंग होगी तो NMR की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। नॉर्मली एक चीज़ है वो एब्जॉर्ब करिए 0.9 पे, लेकिन अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो वो क्या करेगी, 1.5 पे करेगी, क्योंकि वो डी शील्ड हुआ है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, तो मतलब उसमें चेंजेस आ गई, तो या शील्डिंग हुई तब भी चेंजेस आ गई। तो ये शील्डिंग डी शील्डिंग की वजह से NMR के जो पैटर्न में तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं ये केमिकल शिफ्ट है। Chemical shift, a more accurate method for expressing chemical shift is to determine the value relative to reference compound. अब हमारे पास केमिकल शिफ्ट हमें पता चल गया है कि ये क्या होता है, शील्डिंग या डी शील्डिंग की वजह से जो वेरिएशन आती हैं वो होती हैं। हमको ये नहीं पता चला कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन आएंगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक सही तरीका है कि हम लोग कोई रेफरेंस कंपाउंड इस्तेमाल करें, कि रेफरेंस कंपाउंड हम लोग एक लेते हैं उससे रिलेट करके हम लोग बता सकते हैं कि कितने ज़्यादा डेविएशन आई है हमारी डी शील्डिंग या डी शील्डिंग की वजह से। ज़्यादातर जो NMR में रेफरेंस कंपाउंड वो यूज़ होता है वो है TMS यानी टेट्रामीथाइल साइलेन। देखते हैं टेट्रामीथाइल साइलेन होता क्या है। टेट्रामीथाइल साइलेन ये कंपाउंड है कि इसमें 4 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, एंड दिस इज द सिलिकॉन, इसका टेट्रामीथाइल साइलेन। इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन NMR। ओके तो इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब कार्बन से भी कम है, ये बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। तो कार्बन के पास ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो अपनी तरफ ही
इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन के साथ अटैच प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा शील्डेड हो जाएंगे। मतलब इन सब प्रोटॉन्स की शील्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ये शील्डेड होंगे तो ये बहुत ज़्यादा अप फील्ड आएंगे, यानी बिल्कुल राइट पोजीशन पे आ जाएंगे, बिल्कुल पैराग्राफ के शुरू में आ जाएंगे, सॉरी स्पेक्ट्रम के शुरू में आ जाएंगे ये एक पीक। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं इन सब का इन्वायरमेंट सेम है। ये तीन, इनका भी सेम है, इनका भी सेम है, इनकी सेम है, सबका सेम है। तो ये पीक भी एक सिंगल पीक देगा और देगा बिल्कुल राइट पे, यानी जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट का जो स्केल होता है उसके बिल्कुल राइट साइड पे देगा। ये सबसे ज़्यादा अप फील्ड सिग्नल देता है, बिकॉज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन कार्बन पे इन प्रोटॉन्स की ज़्यादा होती है। जो केमिकल शिफ्ट है उसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। और इससे हम लोग मेजर किस तरह करते हैं, शिफ्ट डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस, यानी टीएमएस से, टीएमएस मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अप फील्ड होता है, यानी इससे ज़्यादा अप फील्ड कोई सिग्नल नहीं होता, ये बिल्कुल ज़ीरो पे आता है ग्राफ के। तो इससे जो भी कंपाउंड होगा वो इससे डाउन फील्ड ही होगा। तो कितना डाउन फील्ड हुई है शिफ्ट, वो डिवाइडेड बाय टोटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी। टोटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी ये हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी होती है जो गिवन होती है। और बाकी जो शिफ्ट कितनी डाउन फील्ड हुई है टीएमएस से, ये हमें ये स्केल से पता चलेगा, डेल्टा स्केल से। द मोस्ट कॉमन स्केल फॉर केमिकल शिफ्ट इज डेल्टा स्केल। जो हम लोग केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसे हम लोग डेल्टा स्केल कहते हैं। देन हमारे पास ये अब टीएमएस का सिग्नल है, ये बिल्कुल जीरो पे आया है ग्राफ के स्टार्ट में कि ये बहुत ज़्यादा अप फील्ड है। अब इस तरफ वाले जितने भी सिग्नल्स होंगे ना अप फील्ड होंगे, मतलब यहाँ होगा वो अप फील्ड होगा, और इस तरफ वाले जितने भी जाते जाएंगे ना वो डाउन सिग्नल होंगे। अब डाउन सिग्नल क्यों होंगे, क्योंकि अब इस तरफ वाले जो होंगे ना उनके प्रोटॉन कम शील्डेड होंगे, उनके प्रोटॉन मतलब लेस फ्रीक्वेंसी पे भी रेजोनेट कर जाएंगे। लेकिन इस तरफ वाले जो होंगे वो ज़्यादा शील्डेड होंगे और उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेंगे। जिस तरह यहाँ मिथेनॉल का अगेन स्पेक्ट्रम गिवन है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं अब ये शील्डेड ज़्यादा हैं। क्यों शील्डेड हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसकी पीक इधर आ रही है। बट ये वाला जो प्रोटॉन है ये कम शील्डेड है इनके निस्बत। क्यों कम शील्डेड है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। और ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वो डाउन फील्ड सिग्नल देगा, मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे भी रेजोनेट कर जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं जो याद रखनी है कि मिथाइल कितने पे रेजोनेट करते हैं, इसकी केमिकल शिफ्ट क्या है 0.9। इस तरह मिथाइलिन की, मीथीन की और मिथाइल कीटोन, ये सारी जो टेबल है ये मेमोराइज करना है कि किस ग्रुप की कौन सी डेल्टा की वैल्यू हो सकती है। यस, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एरोमेटिक प्रोटॉन्स की हम लोग बात करते हैं कि वो ज़्यादा शील्डेड होते हैं या डी शील्डेड होते हैं। तो बेसिकली जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स यानी जो बेंजीन में प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा डी शील्डेड होते हैं। क्यों डी शील्डेड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बेंजीन होते हैं उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है और करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एटम के इलेक्ट्रॉन के रेजोनेट करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली बेंजीन में जो बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और बेंजीन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन प्रोटॉन्स तो प्लेन पर है ही नहीं, इसके जो प्रोटॉन्स है वो प्लेनर नहीं होते, मतलब इटसेल्फ बेंजीन होता है मतलब कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसके प्रोटॉन आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन पे प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी।
तो मतलब जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा डीशील्डेड हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रीजंस है, पता होनी चाहिए। देन एल्डिहाइडिक ग्रुप, हमें पता है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये प्रोटॉन्स है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, हमें पता है कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो इसके प्रोटॉन्स हैं वो डीशील्डेड हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर रहा है। देन अल्काइन प्रोटॉन, अल्काइन का भी सेम केस है कि अल्काइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, बट इन दिस केस इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी प्लेनर होते हैं। बेंजीन के केस में तो मतलब बेंजीन खुद प्लेनर था लेकिन उसके प्रोटॉन प्लेनर नहीं थे, लेकिन अल्काइन के केस में अल्काइन जो है वो प्लेनर है और उसके प्रोटॉन भी प्लेनर हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी प्लेन पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन को भी डिस्टर्ब करेगी, हाइड्रोजन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेजोनेट कर जाएगा इजीली, सॉरी ये हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो प्लेन के ऊपर ही है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनकी जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड वो इन प्रोटॉन को डिस्टर्ब करेगी और ये शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे। अल्काइन के प्रोटॉन शील्डेड होते हैं, बाकी अल्कीन के प्रोटॉन भी लेस शील्डेड होते हैं, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन है वो प्लेन पर नहीं होते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इसके हाइड्रोजन प्लेन पर नहीं है। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से ये याद रखने वाली बातें हैं कि क्वेश्चन कुछ किसी तरह का भी हो सकता है, जिस तरह वाई अल्कीन प्रोटॉन्स आर लेस शील्डेड एज कंपेयर टू अल्काइन प्रोटॉन, या वाई एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर रेजोनेट एट लो फ्रीक्वेंसी। तो किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, इनमें हमें मेन रीजन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ स्पेक्ट्रास हैं, जिस तरह ये तो टीएमएस है, सबसे जो पहली पीक होती है वो होती है टीएमएस की, टेट्रामिथाइल साइलेन की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अप फील्ड है। अब हम देखते हैं बाकी क्या है इसमें, कि हमारे पास ये मिथाइल है, ये मिथाइल प्रोटॉन्स हैं और ये OH है। हमें पता है जो केमिकल शिफ्ट टेबल से कि जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं वो रेजोनेट करते हैं 0.9 पे, 0.9 वैल्यू होती है, और ये तीनों प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट के, तो एक सिंगल पीक आएगी। अब हम देखते हैं कि ये रेजोनेट करते हैं 0.9 पे, सॉरी इनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 0.9 है, मतलब उस लिहाज से यहाँ होना चाहिए, नॉर्मल जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ होना चाहिए, लेकिन पीक यहाँ आ रही है मिथाइल की। वो क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जब वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा और इस प्रोटॉन्स को डीशील्ड कर देगा, मतलब जितना जो पीक्स है इस तरफ मूव करती जाएंगी, मतलब डीशील्डिंग बढ़ रही है, डीशील्डिंग ज़्यादा है। जिस तरह अब नॉर्मली यहाँ था लेकिन यहाँ से वो यहाँ मूव किया, इसका मतलब ज़्यादा डीशील्डिंग हुई, किसकी वजह से, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी, उतनी कम डिस्टर्बेंस और उतना ज़्यादा डाउन फील्ड हो जाएगा, ये मिथाइल प्रोटॉन हो जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ये मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, सबका इन्वायरमेंट सेम है, ये 9 प्रोटॉन्स हैं, इनका इन्वायरमेंट सेम है, तो ये 9 प्रोटॉन्स ये वाली एक सिंगल पीक बना रहे हैं। इनमें भी सेम केस है, अब नॉर्मली 0.9 पे यहाँ आनी चाहिए थी पीक, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग 3-4 पे आ रही है। तो ये किस वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन, हालांकि हमारे पास ऑक्सीजन दूर है इसलिए इसका जो अफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा सही, क्योंकि जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट ये एटलीस्ट 3-4 बॉन्ड तक रहता है, तो इसका इफेक्ट इन प्रोटॉन्स पर होगा लेकिन कम होगा, इस वजह से ये सिर्फ 0.9 से 1.3 1.4 मतलब थोड़ा सा चेंज आया है, डाउन फील्ड हुआ है थोड़ा सा। उसके अलावा ये जो प्रोटॉन्स है अब ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, ये भी मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, ये भी मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, लेकिन ये जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जिस तरह यहाँ ये भी मिथाइल प्रोटॉन है, ये भी 0.9 पे आनी चाहिए पीक, लेकिन ये यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड हुआ है। जितना डाउन फील्ड हुआ है, अब जितना ज़्यादा डाउन फील्ड हुआ है इसकी वजह क्या है कि ये डीशील्डेड है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट प्रिडिक्ट करनी है। पहले इसमें हम लोग देखते हैं कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। जिस तरह पढ़ा है कि सेम टाइप के
जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक सिंगल पीक बनाते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखना है कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। जिस तरह ये है कि ये 9 प्रोटॉन्स, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, और ये 9 प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट के, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। ओके, तो ये 9 प्रोटॉन्स और ये 9 प्रोटॉन्स, इनका एनवायरनमेंट सेम है। किसके? कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तरफ भी हाइड्रोजन है और इधर भी ये जो 9 प्रोटॉन है ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है और इधर प्रोटॉन है इसके केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये 9 प्रोटॉन्स का सेम केमिकल एनवायरनमेंट होगा, बल्कि सिमेट्रिकल तो नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं एक उस तक के, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। और ये जो 2 प्रोटॉन हैं इन दोनों का सेम एनवायरनमेंट है। तो ये हमारे पास सेम इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स हैं। अब हम लोगों ने सिंपली इन प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट पता करना है, केमिकल शिफ्ट प्रिडिक्ट करनी है। अब इनकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी हमें पता है। सिंपल मिथाइल प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं 0.9 पे, उनकी केमिकल शिफ्ट जो होती है वो 0.9 होती है। तो ये 0.9 ही होगा, या थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन होगा 0.9, क्योंकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं अटैच है जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या मतलब कोई इस तरह से सीन है। तो ये 0.9 ही होंगे तकरीबन, क्योंकि मिथाइल प्रोटॉन्स। उसके अलावा हम लोगों ने ये अल्कीन वाले प्रोटॉन्स की देखनी है कि ये जो अल्कीन वाले प्रोटॉन्स हैं ये कितनी केमिकल शिफ्ट है। तो ये टेबल से देख लेना। इसके अलावा अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो कितनी तरह के प्रोटॉन्स हैं? 2 तरह के इसमें, बल्कि 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। एक्चुअली इसमें 2 तरह के प्रोटॉन्स ही हैं, कि ये 6 प्रोटॉन्स और ये 6 प्रोटॉन्स, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो ये एक टाइप के प्रोटॉन एक सिंगल पीक देंगे, और ये प्रोटॉन और ये आपस में सेम है। तो इनमें आपने एरोमेटिक जो होते हैं वो अबाउट 7.2 पे आती है उनकी केमिकल शिफ्ट, और बाकी जो मीथाइल होते हैं वो 0.9 पे ही आते हैं। तो ये 0.9 पे आएंगे क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है। देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कितनी तरह के प्रोटॉन हैं? ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो 3 ये और 3 ये सेम इन्वायरमेंट के, क्योंकि दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और आसपास हाइड्रोजन है, इधर भी आसपास हाइड्रोजन, तो इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। तो ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं ये सेम, इनकी पीक आएगी, सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेंगे। और मिथॉक्सी, अब ये भी मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, बट ये जो बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड होंगे क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है। मे बी इनकी 0.9 है ना, मे बी ये यानी 0.9 होती है इनकी, मे बी अब ये 1.9 तक चले जाएँ, ये 2.1 तक चले जाएँ, क्योंकि इनकी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डी-शील्ड हो जाएंगे। और बाकी ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, ये सिंपली 7.2 पे पीक देते हैं सारे एरोमेटिक प्रोटॉन। बट एरोमेटिक प्रोटॉन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। इस वजह से जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो हमेशा मिक्सचर ऑफ पीक्स देते हैं। अब नॉर्मली एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो 7.2 पीक देते हैं, लेकिन यहाँ ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो ये डाउन फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें हम अगर देखें कितने तरह के प्रोटॉन हैं, तो एक ये तरह का प्रोटॉन हो गया, एक ये और एक ये, तो मतलब 3 तरह के प्रोटॉन्स होंगे। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो वो उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा कि डी शील्डेड होगा, एंड बाकी जो होंगे वो शील्डेड होंगे। इस तरह से सिमिलर वे में हमारे पास ये एग्जांपल भी है कि इसमें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं। इसमें भी हमारे पास 2 ये तरह के हो गए, 2 ये तरह के हो गए, मतलब 1 2 3 और बाकी ये एरोमेटिक प्रोटॉन, तो ये 4 तरह के प्रोटॉन होंगे इसमें। ये सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड होगा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है। देन हमारे पास ये होगा क्योंकि कार्बोनाइल से अटैच है डायरेक्टली। देन ये, और एरोमेटिक तो हमें पता है कि ये आती है 7.2 पे आती है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से दूर है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं डेविएट होगी इसकी वैल्यू। देन हमारे पास ये है, ये भी सिंपल आप देख लें किस तरह के प्रोटॉन्स हैं, कितने इन्वायरमेंट के और इनकी केमिकल शिफ्ट क्या आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रा है ये वाला। इसमें हम देखें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक ये तरह के ए तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक बी तरह के और ये सी तरह के। इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है।
इनके केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ये सबसे ज़्यादा अप फील्ड होंगे, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम डाउन फील्ड होंगे, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इधर भी इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इनका अफेक्ट ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये डी शील्ड हो जाएंगे। देन ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से दूर है तो ये इतने ज़्यादा डी शील्ड नहीं होंगे, मतलब 0.9 सेल किसी वैल्यू रेजोनेट किया तो यहाँ तक आए। देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर। अब इसमें ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स है सारे और ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोटॉन है। तो सब हमें पता है भाई एरोमेटिक प्रोटॉन की सिंपल 7.2 के करीब पीक आती है, तो ये तो सिंपल आ गई। और ये मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, इनकी भी जो है ना 0.9 के करीब पीक आती है, लेकिन इसकी शील्डिंग की वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन की शील्डिंग की वजह से ये हमारे पास थोड़ी सी आगे आ जाएगी पीक। नेक्स्ट है यस, इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ काइंड ऑफ प्रोटॉन्स सर्च करने हैं कि कितने तरह के प्रोटॉन्स हो सकते हैं। जिस तरह 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसमें देखने के कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन, सो इट इज़ अप टू यू कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और देखने के कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं।